जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं हिमांशु सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पर। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते समय ये सीख रहे हैं कि किस अप्रोच के साथ एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाए। केवल क्वेश्चन बनाना तो महत्वपूर्ण नहीं है, क्वेश्चन कम समय में कैसे बनाए ताकि हम एग्जाम में अगले बच्चे से आगे हो जाए। रिजल्ट भी आपका क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा, क्वेश्चन कम समय में बनाने से होगा। तो क्वेश्चन कम समय में कैसे बनाएंगे, कैसे कैलकुलेशन को कम करेंगे, या फिर कैसे क्वेश्चन को ऑप्शन के मदद से बनाएंगे, जब आप कुछ सेट का प्रैक्टिस कीजिएगा तो उस दौरान आप सीख जाइएगा। यदि आप मेरा पीछे का क्लास देखे होइएगा तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि बड़े बड़े कैलकुलेशन को कैसे कम करते हैं और कम समय में कैसे ऑप्शन देख के हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम लोग बिना वक्त बर्बाद किए आज का सेट नंबर 17 है, स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य हो। अब 1845 में ऐसा कौन संख्या हम जोड़ दें कि वो संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाजित हो। तो इसको हम कैसे बनाते देखते कि 1845 का इकाई अंक 5 है, ठीक है, और इसमें जो भी संख्या जोड़ेंगे ना, जोड़ने के बाद प्राप्त होने वाली संख्या जो होगी वो 3, 4, 5, 6 से विभाजित होना चाहिए। यानी जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो भी संख्या 5 से विभाजित होना चाहिए। और 5 से कोई संख्या तब विभाजित होती है जब उसका इकाई अंक 5 हो या फिर 0 हो। तो अपने ऑप्शन को देखिए कि कौन सा ऑप्शन आप जोड़िएगा तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए है ना, ये 15 है। 1845 में आप 15 को जोड़ दीजिएगा तो 1560 होगा और 1560 5, 3, 4, 6 से विभाजित है। अब कहिएगा ये 9, 12, 3 को क्यों नहीं चेक किए? क्योंकि हम 5 पकड़ लिए, यहां 5 को देख के सॉल्व करना आसान था। 3 रखेंगे या फिर 12 रखते या फिर 9 रखते तो जो भी संख्या हमको मिलेगी वो 5 से तो कटेगी नहीं, और संख्या को 5 से भी कटना है। तो 5 से कटने के लिए आपको क्या जोड़ना था? 15 जोड़ना था। ऐसे कम समय में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आप एक क्लास को देखिए और क्लास में जो अप्रोच सिखाया जाए उसी अप्रोच के साथ ये पीडीएफ को एक बार सॉल्व कीजिए। ये पीडीएफ आपको रुक्मिणी प्रकाशन लाइव नाम के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। 1.5 लाख से अधिक बच्चे वहां पे अपने तैयारी को कर रहे हैं। आप भी वहां जाइए और जुड़ के ये पीडीएफ मिलेगा। एक बार इसी अप्रोच के साथ सॉल्व कीजिएगा और इस अप्रोच पर यदि आपका पकड़ हो जाता है तो आप एग्जाम हॉल में कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अब आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज के सम्मुख भुजा की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उसके बीच की सबसे छोटी दूरी 16 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब कहिएगा किसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज? तो आप देखिएगा ये जो चतुर्भुज है ना, ये समलंब चतुर्भुज है। इसके 2 भुजा आपस में समांतर होते हैं और 2 भुजा असमांतर होते हैं। ये जो दोनों भुजा आपका समांतर है ना, इसकी लंबाई दे रखा है। एक का लंबाई दिया आपका 8 सेंटीमीटर, जो छोटी है वो 8 है और जो बड़ी है वो 12। मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 8 सेंटीमीटर है। और कहा गया है उसके बीच की सबसे छोटी दूरी कितना है? 16 सेंटीमीटर है। और इसके बीच की जो दूरी होगी ना, दूरी वो आपका क्या है? 16 सेंटीमीटर है। ये दूरी 90 डिग्री पर आती है। सबसे छोटी जो भी दूरी होगी ना, वो सीधा लाइन खींचा गया होगा, वही दूरी होगी। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा चतुर्भुज है? तो कहिएगा समलंब चतुर्भुज है। तो इसके क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला है? तो आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। इसके क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 और समांतर भुजाओं का योगफल। तो समांतर भुजा 8 है और 12 है, तो 8 + 12 कर लेंगे और गुना में क्या करते हैं? उसके बीच की दूरी कितना है? तो कहिएगा 16 है। अब 8 और 12 को जोड़िएगा तो 20 और 20 को 2 से भाग दीजिएगा तो 10 और 10 को 16 से गुना कीजिएगा 160 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा।
केवल आपको फॉर्मूला ध्यान होता तो इस क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में आप कर लेते। दोनों समांतर भुजा को जोड़ते, 2 से भाग देते और दूरी से गुणा करते। तो फॉर्मूला कैसे ध्यान रहेगा? जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से फाउंडेशन करते हैं, तो उन समय तो चैप्टर पढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं, पीछे भूलते हैं। जब आप कुछ सेट का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो जितने भी एग्जाम में आने वाले कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे आप रूबरू हो जाइएगा, और रूबरू रहिएगा, आपका प्रैक्टिस रहेगा, तो आप एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति धारा के दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय कर सकता है, धारा की चाल बताइए। कहा गया धारा की दिशा में 66 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लगता है और विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर जाने में 8 घंटा लगता है, धारा की चाल बताइए। जब भी बोथ एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आए ना, तो आप नाव के चाल को x मानिएगा और धारा की चाल को y मानिएगा। आपसे क्या पूछा गया? धारा का चाल, तो धारा का चाल को हम y मानेंगे और नाव के चाल को क्या मानेंगे? x मानेंगे। और नाव जब धारा के दिशा में चलती है तो उसका चाल बढ़ जाता है, जिस साइड धारा बह रही है और इसी साइड नाव भी जा रही है, तो चाल उसका थोड़ा सा बढ़ेगा। चाल बढ़ेगा तो चाल क्या आएगा? तो उसका अपना चाल और प्लस में धारा का चाल। नाव के चाल को x मानेंगे और धारा के चाल को y मानेंगे, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। धारा के दिशा में चाल है इसलिए जोड़े, और दूरी कितना है? कहिएगा 66 किलोमीटर, समय कितना लगा? 6 घंटा, तो चाल कितना होगा? 66 बट्टा 6 यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वो विपरीत दिशा में गया ना, तो x माइनस वाई करेंगे, नाव के चाल में से धारा के चाल को घटाएंगे, और विपरीत दिशा में जब वो जाता है तो 72 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा? 8 घंटा। तो 72 बट्टा 8 कीजिएगा तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आ जाएगा? चाल आ जाएगा। जब वो विपरीत में गया, धारा के विपरीत, तब। अब आपसे पूछा गया धारा का चाल यानी y का मान पूछा गया, तो इन दोनों को घटाइएगा तो x से x कटेगा और एक y हो जाएगा आपका 2y। उस साइड क्या बचेगा? तो कहिएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से y निकाल लीजिएगा तो y का मान 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां है 1 किलोमीटर प्रति घंटा? तो आपके ऑप्शन नंबर डी में क्या था? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, उस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। यानी त्रिज्या 20 है, ऊंचाई 50 है, और कहा गया है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो टोटल सरफेस एरिया, और क्या बोला गया? लेटरल सरफेस एरिया का अनुपात बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया की जगह आप क्या लिखिएगा? 2 पाई आर और प्लस में r प्लस एच। 2 पाई आर इंटू में r प्लस एच लिखिएगा, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के स्थान पे क्या लिखिएगा? तो कहिएगा 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू में r प्लस एच होता है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। अब 2 पाई आर से 2 पाई आर को तो आप काट लीजिएगा ना, तो ऊपर में क्या बचेगा? r प्लस एच, और नीचे क्या बचेगा? केवल h। तो r प्लस एच है, r का मान 20 और h का मान 50। 20-50 जोड़ लीजिएगा तो क्या आएगा? ऊपर में कहिएगा 70, और नीचे केवल h बचेगा। h का मान 50 है तो 50 लिखिएगा, 0 से 0 कटेगा तो क्या बचेगा? आप कहिएगा 7/5। और ये बट्टा का मतलब ही क्या होता है? अनुपात होता है। आपका आंसर क्या होगा? 7/5। कहां है 7/5? तो आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या था? 7/5। जो आपसे पूछा गया कि उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, आप क्या आंसर करते? केवल फॉर्मूला आप प्रैक्टिस में रहते कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू में r प्लस एच होता है।
अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। दूरी निश्चित है, यानी कि दूरी सेम है, उसी दूरी को चाहता है कि 40% कम समय में तय कर ले। जो समय आज लगता होगा वो अगले दिन चाहता है कि 40% कम समय में हम उस दूरी को तय करें, तो चाल बढ़ाना पड़ेगा। तो वो समय में कितना कमी चाहता है, तो कहिएगा 40%। अब 40% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 40% हटेगा और बट्टा में 100 आएगा, तो 40/100 लिखिएगा और काटिएगा तो 2/5। यानी पहले यदि वो 5 समय लेता होगा तो अभी 2 समय ले रहा है, यानी 2 समय वो कम करना चाह रहा है। तो समय कितना लेगा, तो कहिएगा यदि उसको पहले 5 यूनिट समय लगता था तो अब 2 कम समय लेना चाह रहा है, यानी 3 समय लेगा। तो कितना समय कम होगा, कहिएगा 2 कम है 5 पर, तो 40% कमी हो जाएगा। या फिर इसी रेशियो को आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इसको क्या करते, पहले इसको 100% दे देते और उसमें से 40% आप घटा लेते। पहले 100% और आगे चाह रहे हैं 40% कम लगे तो 60% रेशियो लेते, तो 5 से क्या आ जाता, 3 आ जाता। ये समय का रेशियो आया ना, और दूरी समान है तो चाल का रेशियो इसका उल्टा होता है। दूरी सेम हो, यानी दूरी जब भी नियत हो तो जो रेशियो समय का होगा उसका रेशियो उल्टा चाल का होगा। तो चाल बोले तो स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो 3 से 5, यानी पहले यदि स्पीड उसका 3 होगा तो अभी 5 करना होगा। तो कितना स्पीड बढ़ाना होगा, आप कहिएगा 2 बढ़ाना होगा। तो प्रतिशत में निकालिएगा, अभिष्ट प्रतिशत, यानी कितना वृद्धि करे वो चाल में, तो अभिष्ट प्रतिशत हम निकालेंगे। तो वृद्धि किया है किसका, तो आप कहिएगा 2 का। और वृद्धि कहां से किया है, कहिएगा वृद्धि किया है वो 3 से, तो 2/3, और प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना। और 2/3 कितना होता है, 66.2/3। अब आपको ये चीज याद में होगा कि ये 66.2/3 इसको कैसे किए। तो जब आप प्रतिशत का क्लास कीजिएगा ना, तो वहां फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ये आपको बता दिया जाएगा। और तब तक के लिए आप क्या कीजिए, 200 में 3 से भाग दे लीजिए, तो 66 बार में पूरा पूरा कटेगा और 2 बार बच जाएगा, तो पूर्णांक में उसको 2/3 आप लिख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिया को एक बिल पर 30% और 10% की छूट मिलती है, उसे मिलने वाली कुल छूट क्या है। यानी जिया को एक बिल पर ना 30% और 10% का छूट मिला। यदि आप पीछे का क्लास देखे होइएगा तो ये प्रश्न 2 से 3 सेकेंड का था। आप देखते आपके स्क्रीन पे ये प्रश्न आता और आप इसको कर लेते। जब 2 अलग अलग छूट हो उसके लिए एकल छूट कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ना है। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और दोनों का गुणनफल करके 100 से भाग देके घटाना है। यानी एकल छूट के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, जब 2 अलग अलग छूट x% और y% हो तो एकल छूट के लिए क्या कहे थे, x + y और माइनस में x गुने y और बट्टा में 100। जब सक्सेसिव वृद्धि या कमी होता है तो यहां प्लस आता है, लेकिन जब छूट निकालते हैं एकल छूट तो यहां माइनस आता है। 10 और 30 को जोड़िएगा तो 40, और 40 में से क्या घटा लेंगे, तो कहिएगा 40 में से घटाना है 30 गुने 10 का गुणनफल 300, और 300 में 100 से भाग देंगे तो 3, यानी 40 में से 3 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 37%। कहां है 37%, ऑप्शन नंबर बी में क्या था, 37%। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि 8300 पर 10% की दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। आप ऑप्शन को देखते और कहते 83 आंसर होगा। अब कैसे इतना जल्दी कर लेंगे, आप भी इतना जल्दी कर सकते हैं, केवल आपको वो कॉन्सेप्ट मालूम होता तब। एक तो फॉर्मूला वाला तरीका कि 2 साल के लिए सीआई और एसआई का अंतर, जब समय कितना हो 2 ईयर हो तो सीआई से एसआई का अंतर के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला से कीजिएगा तो थोड़ा सा गुना भाग आपको करना होगा। फॉर्मूला क्या है,
P गुने आर स्क्वायर और बट्टा में हम लिखते हैं क्या 100 गुने 100। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला वाला तरीका। और इसको हम जल्दी कैसे करते हैं, स्मार्ट अप्रोच इसका क्या है, तो इसके लिए आप क्या करते, 2 साल का सीआई निकालते, रेट है 10%, तो 2 साल का सीआई आपका यहां ए भी फॉर्मूला लगाइएगा, तो 10 प्लस 10 और प्लस में 10 गुने 10 बट्टा में 100। कैसे निकालते हैं, कौन फॉर्मूला लगाना है आपको, ए बी फॉर्मूला, तो ए प्लस बी और प्लस में ए गुने बी और बट्टा में क्या लिखना है 100 लिखना है। तो 2 साल का सीआई इस फॉर्मूला से निकालिएगा, तो 2 साल का सीआई आपका आ जाएगा 21% और 2 साल का एसआई निकालिएगा साधारण ब्याज, तो वो आ जाएगा आपका 20%। कैसे, तो फर्स्ट साल में 10%, फिर अगले साल में 10%। साधारण ब्याज तो हमेशा मूलधन पर मिलेगा, तो 2 साल में 20%। अब दोनों का अंतर कितना है, तो कहिएगा प्रतिशत में दोनों का अंतर है 1%। आपसे क्या पूछा गया, कितना अंतर आएगा रुपया में, तो रुपया में जब आप अंतर निकालिएगा तो कितना रुपया है, आप कहिएगा प्रिंसिपल तो था 8300 और इसका 1%, प्रतिशत हटता है, नीचे में 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट के आपका क्या आंसर होगा 83। कहां था 83, ऑप्शन नंबर बी में। और आप इस फॉर्मूला पे बैठा के बताइएगा, इस फॉर्मूला पे बना के कि आपका आंसर 83 ही आ रहा है या नहीं। इससे भी बनाइएगा, फिर ये 83 आएगा। अगर ये अप्रोच आप जानते कि 2 साल का सीआई कैसे निकालते हैं और एसआई कैसे निकालते हैं, तो ये माइंड में हो जाता। क्वेश्चन आप देखते तो कहते एसआई 20 होगा और सीआई 21 होगा, अंतर 1 का है, 8300 का 1%, 5 से 6 सेकंड लगता, आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, कह रहा है यदि तेल का मूल्य 25% से बढ़ता है, तेल का मूल्य कितना से बढ़ा 25% से बढ़ता है और अर्पित तेल पर किए गए खर्च को 10% से बढ़ाता है, तो वह खरीदने गए तेल की मात्रा को कितने प्रतिशत कम करेगा। यानी वो मूल्य बढ़ा 25% और वो खर्च बढ़ाना चाह रहा है 10%, तो उसको आज कम लाना होगा, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो गया है 25% और रुपया वो कह रहा है कि हम 10% बढ़ाएंगे, तो उसको सामान पहले से कम मिलेगा। तो मान लेते हैं कि पहले 100 होगा और ये बढ़ के कितना हो गया, तो बढ़ के हो जाएगा आपका 125 हो गया। आज 125 का मिल रहा है और वो खर्च में कितना चाहता है कि हम वृद्धि कर देंगे, तो 10% हम वृद्धि करेंगे, यानी 110 तक हम कर सकते हैं। करना कितना था 125 नहीं किए, 110 किए, तो आज हमको सामान कम मिलेगा। तो सामान कितना कम मिलेगा, तो आप कहिएगा 125 में से 110 को घटाएंगे तो -15, यानी 15 यूनिट हमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब प्रतिशत में बदल लीजिएगा तो 15 और किससे कम मिल रहा है, तो कहिएगा 125 से कम कहां से किए हैं, 125 से, और प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना। अब किसी को भी प्रतिशत में लाना है 100 से गुना करना पड़ेगा। अब काटा कुटी खेलिएगा ना थोड़ा सा 25 से, तो 25 पंचे और 25 चौके, यहां फिर 5 से काट लीजिएगा, 5 तिया 15 और 3 चौके 12 और प्रतिशत सटा देना है, आपका क्या आंसर आएगा 12%। कहां था 12%, ऑप्शन नंबर ए में क्या था 12%। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 510 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा में तय करता है। यानी चाल उसका 510 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो 3 घंटा में वो इस दूरी को तय कर लेता है। उसी दूरी को 10.1/5 घंटा में तय करने के लिए उसे कितनी गति से उड़ना चाहिए। अब दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चाल गुने समय। तो पहले बार में चाल कितना है, आप कहिएगा 510 है चाल और समय कितना लगा, तो 3 घंटा, तो ये टोटल दूरी आया होगा चाल गुने समय से। अब इसी दूरी को वो किस चाल से कह रहा है, यानी तय करे कि 10.1/5 घंटा में तय कर ले, तो मानते हैं कि x चाल से तय करेगा तो कितना समय लेगा, 10.1/5 को जब आप बदल लीजिएगा भिन्न के रूप में, तो 5 में 50 और 51 बट्टा क्या लिखिएगा 5 लिखिएगा।
अब काटा कुटी भी यहीं पे खेल लीजिएगा, तो 51 ऊपर में, यहां 51 से काट लीजिएगा तो 10 बार में, और 10 तिया 30 और 5 इधर आके गुना होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 10.1/5 घंटा में उस दूरी को तय करने के लिए उसे किस चाल से चलना होगा, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। कहां था 150? तो ऑप्शन नंबर ए में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, और आपको पहले ही कहे थे यदि आप इन सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आप पिछला ही क्वेश्चन देखें, कितना समय लगा, एक लाइन लिखे, अगला लाइन में काट के आंसर कर लिए। बस केवल आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व कर ले। वो तरीका नहीं कि जो बुक में लिखा होता है वो ऐसे सॉल्व करेंगे तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन समय से सॉल्व नहीं होगा। और वैसे तो सभी बच्चे सॉल्व करते हैं, तो आपका ही रिजल्ट कैसे होगा, उनका भी हो सकता है। तो उनसे आगे होने के लिए आप में कुछ ना कुछ अलग होना जरूरी है। और ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है तो ये चीज अपने दोस्त साथी के बीच भी बताइए, और उन लोग को भी इस चैनल पे जोड़िए। और आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहां वो सिखाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो। अब अगला ही क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन का, एक व्यक्ति जो दौड़ने का अभ्यास करता है दूरी के पहले आधे हिस्से को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष आधी दूरी को वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगा? तो दो दूरी है, यानी दूरी जो भी था ना, मानते हैं एक दूरी है, इसका आधा मान लेते हैं यहां है, ये आधा इधर का भाग कितना से तय किया है, तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के भाग से इस आधी दूरी को तय किया है। और ये आधा को किससे तय किया, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय किया। इसको तय किया 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, और उसको तय किया 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। यानी दोनों दूरी बराबर था ना, जितना ये है कारण आधी दूरी, तो आधा इधर तो आधा उधर। और जब दो समान दूरी को, यानी जितना इधर था उतना उधर है, अलग अलग चाल से तय किया गया हो, तो औसत चाल हम कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। अब क्या फॉर्मूला है? तो कहेंगे 2 गुने x गुने y, और बट्टा में क्या लिखेंगे x प्लस y। अब सबको गुना कर लीजिएगा, तो 2 गुने 4 गुने 6 कीजिएगा तो 24 दूनी 48, और 6 4 को जोड़िएगा तो 10। अब 48 में 10 से भाग दीजिएगा, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कहां था 4.8? तो ऑप्शन नंबर डी में क्या था, 4.8 किलोमीटर पर घंटा। जब दो समान दूरी को वो तय करे अलग अलग चाल से, तो उसके लिए फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। क्या फॉर्मूला है? 2xy, और बट्टा में x प्लस y। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है। पहले तो 8% की वृद्धि की जाती है, और फिर बढ़ी हुई संख्या में 8% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी बताइए। आपको कॉन्सेप्ट मालूम होता ना, तो आप डायरेक्ट देखते और कहते आंसर क्या होगा, डी होगा। यह सक्सेसिव चेंज है। एक बार पहले 8% वृद्धि किया, फिर 8% कमी किया, तो ऑलवेज कमी होगा। जब भी वो वृद्धि करे या कमी करे, पहले कमी करे या वृद्धि करे, और दोनों परिवर्तन बराबर हुआ हो, समान परिवर्तन हुआ हो, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, कमी होता है। और कितना कमी होता है, तो जितना समान कमी वृद्धि हुआ उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दीजिए। अब ऐसा क्यों करते हैं वो देखिएगा। तो हम आपको सक्सेसिव के लिए ए बी फॉर्मूला अभी बताए थे ना, तो वही ए बी फॉर्मूला यहां भी लगता है। 8 का वृद्धि है तो आप लिखिए कि +8 होगा, फिर 8 का कमी है तो लिखिए -8 होगा, और फिर आप लिखिएगा प्लस ए गुने बी था तो प्लस में 8, और गुना में क्या लिखना है, माइनस में 8, और बट्टा में क्या कहे थे 100। यही ए बी फॉर्मूला है। इसी ए बी फॉर्मूला को लगा के इसको हम बनाएंगे, और आंसर जो भी आता है प्रतिशत में आता है। अब ये +8 है -8, ये तो 0 बन जाता है, और प्लस गुने माइनस, माइनस होता है 8 8 64, और बट्टा में 100 है तो 100 लिखते हैं, और 64 बट्टा 100 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 0.64
प्रतिशत कमी। माइनस है तो बताएगा कि कमी है, और प्लस हो तो बताएगा कि वृद्धि है। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को तब कीजिएगा जब चेंजिंग अलग अलग हो, यानी वृद्धि कभी 10 हो, एक 12 हो, अलग अलग चेंजिंग हो, तब तो आप यही फॉर्मूला लगाइएगा। और अलग अलग चेंजिंग नहीं हो, सेम चेंजिंग हो, जैसे कि 8 वृद्धि 8 कमी, सेम चेंजिंग है ना। जब सेम परिवर्तन हो तो उसका स्क्वायर कर देना है और 100 से भाग देना है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 100 से भाग देंगे तो 0.64% आपका क्या आता, आंसर आता। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 200 से 350 तक की कीमतें पर खरीदी गई पुस्तकों को 300 से 450 तक की कीमतों पर बेचा जा रहा है, तो 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या है। ये क्वेश्चन कहा ना कि पुस्तक खरीदते समय ना कितना में खरीदे वो एक्यूरेट हमको नहीं मालूम, लेकिन उसको 200 से 350 तक खरीदा गया है, और बेचते समय 300 से 450 तक बेचा गया है। तो अधिकतम लाभ हमको बताइए। अधिकतम लाभ आपको कब होगा? अधिकतम लाभ आपको तभी होगा जब आपको खरीदते समय न्यूनतम में खरीदे होंगे और बेचते समय अधिकतम में बेचे होंगे। तो खरीदते समय कितना से कितना तक कहा गया, सीपी लिखते हैं। खरीदते समय वो 200 से 350 तक, 200 से 350 तक खरीदता है, और बेचते समय कितना में, तो बेचते समय वो क्या करता है, 300 से 450 तक में बेच रहा है। तो खरीदते समय हम मानते हैं कि 8 को खरीदा होगा 200 में, और बेचते समय 8 को बेच दिया होगा 450 में। एक्यूरेट तो मालूम नहीं है। हमसे पूछा गया कि अधिकतम लाभ बताइए। अधिकतम लाभ कब? जब खरीदते समय न्यूनतम में खरीदेंगे और बेचते समय अधिकतम में बेचेंगे। तो एक वस्तु पर कितना का लाभ होगा? आप खरीदते समय 200 में खरीदिए और बेचते समय 450 में बेचिए, तो एक वस्तु के लिए 250 का लाभ होगा, यानी एक पुस्तक पर 250 का लाभ है। तो 8 पुस्तक का पूछा गया, तो 250 को 8 से गुना कीजिएगा, 2000 आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक गोलार्ध, गोलार्ध बोले तो अर्ध गोला होता है। एक गोलार्ध का आयतन 3 इकाई की त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है। गोलार्ध का व्यास 10 इकाई होगा। अब गोलार्ध बोले तो अर्धगोला, और इसका आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला है तो छोटा आर मानते हैं, और इसका आयतन जो है ना किसके 32 गुना है, तो 3 इकाई की त्रिज्या वाले गोले के आयतन का। तो गोला का आयतन 4/3 और पाई, और आर का क्यू करेंगे तो आर 3 है, 3 का क्यू कीजिएगा तो 27, और इसका कितना गुना है, तो 32 गुना है। इस अर्धगोला का आयतन इस गोले के आयतन का 32 गुना था। अब पाई से पाई काट लीजिए, काटा कुटी आप खेलिएगा, फिर 3 से 3 को आप काट लीजिए, फिर इस 2 से काटिएगा, यहां आपका 2 बार में कट जाएगा। अब 32 को 2 से गुना कीजिएगा तो 64। तो आर क्यू के स्थान पे आप क्या लिखिएगा, आर क्यू के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, तो लिखिएगा 27 और गुना में 32 को 2 से गुना करके 64। अब आर का मान निकालिएगा तो उधर क्यू रूट चढ़ाइएगा, तो 27 बाहर निकल जाएगा, 3 होगा, और 64 को निकालिएगा, क्या कहते हैं, ये आपका 64 है। 64 को निकालिएगा तो 4 आएगा, 4 आ जाएगा। तो इस अर्धगोले का त्रिज्या कितना होगा, कहिएगा 12 इकाई होगा। लेकिन पूछा गया अर्धगोले का व्यास, तो व्यास कितना होता, त्रिज्या का डबल, तो 12 का दुगुना करेंगे 24 इकाई क्या होता, इस अर्धगोले का व्यास होता। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक दुकानदार ने 9 रुपए प्रति दर्जन के दर से 240 चॉकलेट खरीदी। यदि वह इन सभी को 1 रुपए प्रत्येक पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी 9 रुपए प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन खरीदने में वो 9 रुपया लगाता है, तो 1 का दाम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, और बेचते समय 1 को बेचता है 1 रुपये में, तो हम रेशियो ले ले, रेशियो से बना लेंगे इस प्रश्न को। तो 1 का सीपी कितना होगा, हम सीपी से क्या करेंगे, एसपी का रेशियो लेंगे। सीपी बोले तो क्रय मूल्य और एसपी बोले तो विक्रय मूल्य। 9 रुपया में वो 12 खरीदता है, 1 दर्जन मतलब 12 खरीदता है,
तो 1 रुपया में कितना खरीदता होगा, तो कहिएगा 9/12। और 1 रुपये, एक वस्तु का दाम 9/12 और एक को बेचता है कितना में, 1 रुपया में। यानी एक वस्तु को खरीदता है 9/12 में और एक वस्तु को बेचता है 1 में। अब 3 से काट लीजिएगा तो 3 तिया और नीचे होगा 4, रेशियो को सही कर लीजिएगा, 4 आपका वहां चल जाएगा। यानी सीपी 3 है, विक्रय मूल्य एसपी 4 है, तो कितना का लाभ हुआ, कहिएगा 1 का लाभ है। और इस लाभ को जब प्रतिशत में निकालिएगा तो 1 का लाभ 3 पर और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना और 1/3 कितना होगा, 33.1/3%। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, 8 संख्याओं का औसत 24 है। तो 8 संख्या कोई होगी जिसका औसत 24 है, तो 8 का योग हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो औसत को 8 से गुना कर देंगे तो 8 संख्या का योग निकल जाएगा। फिर वो कहा कि इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाता है तो औसत 27 हो जाता है। हटाई गई संख्या बताइए। अब 8 संख्या का योग क्या होगा, तो आप कहिएगा 8 और गुने औसत 24 है, तो 8 का योग होगा। इस 8 को योग में से एक संख्या घटा लिए तो अब 7 संख्या का योग बचा होगा। और इस 7 संख्या का औसत कितना है, तो कहिएगा 22 है, तो योग कितना होगा, 7 गुने 22। यानी 8 के योग में से एक संख्या को घटाएंगे तो 7 का योग बचेगा, औसत 22 था तो 7 गुने 22 कर लिए। अब 24 को 8 से गुना कर लीजिएगा ना, तो क्या आएगा, 192। और 192 में से x घटाना है, 22 को 7 से गुना कीजिएगा तो 154 आएगा। अब इसमें से 154 को घटाइएगा तो कितना x का मान निकल जाएगा, तो x का मान आपका 38 आएगा। कहां था 38, ऑप्शन नंबर सी में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपया है। यदि इसे 15% और 20% क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य दे रखा है और इस पर 15%, 20% का 2 छूट है, तो पूछा गया इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस यानी एसपी, अंकित मूल्य कितना है, कहिएगा 800 है। और 800 पर कैसे कैसे छूट दिया जा रहा है, पहले 15%, तो 15% छूट देगा तो 85% पर देगा और 85% हटाएंगे, नीचे में 100 आएगा, 85/100 होगा। और 85/100 को आप क्या लिखिएगा, 17/20। आगे 20% का छूट दिया, 20% का छूट दिया तो 80% पर दिया और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो कहिएगा 4/5 होगा। और 20 को 5 से गुना कीजिएगा तो 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। आपका आंसर क्या होगा, तो कहिएगा 8 गुने 17 चौके 68। अब इसको इससे गुना करना है तो कम समय में इस गुना को आप कैसे करते, तो 8 64, 64 का क्या लिखते, 4, हाथ में बचा 6, तो 8 6 48 और 48 6 आपका क्या होगा, 54। तो आपका आंसर क्या आता, 544 रुपया। कहां था 544, ऑप्शन नंबर सी में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 पेन और 3 नोटबुक का क्रय मूल्य 220 रुपया है। पेन को आप x मान लीजिए और नोटबुक को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो आपका कहा गया कि 2x और प्लस में 3 नोटबुक, तो 3y का कीमत कितना है, तो आप कहिएगा 220 रुपया है। फिर आगे क्या कहा जाता है, 2 पेन और 4 नोटबुक, यानी 2x और इसके साथ 4 नोटबुक आया 4y, तो इसका कीमत कितना है, 250 है। मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न में क्या करेंगे, वो समीकरण को सॉल्व करने जाएंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। सॉल्व तो करना ही है लेकिन बुद्धि से सॉल्व करें, ज्यादा गुना भाग ना करें। वो कैसे करेंगे वो आप सीखिएगा। फिर आपसे पूछता क्या है लास्ट में कि पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात बताइए कि 2 पेन यहां था, 2 पेन यहां था और यहां पे 3 नोटबुक है, यहां पे 4 नोटबुक है, तो 1 नोटबुक बढ़ा है। पहले पेन 2 था, अभी भी पेन 2 है। 1 नोटबुक बढ़ने के कारण 30 रुपया ज्यादा लगा, यानी 1 नोटबुक बोले तो 1 वाई का मान कितना होगा,
3 होगा। इक्वेशन बना के हम डायरेक्ट y का मान निकाल लेंगे कि कितना होता, 30 होता। अब कैसे निकाले वो समझिए कि 2 पेन यहां है, 2 पेन यहां है और 3 नोटबुक वहां था तो 220 लगा, और यहां पे भी 2 पेन तो हम खरीदे ही खरीदे और 4 नोटबुक खरीद लिए तो 250 लगा, 30 रुपया ज्यादा लग गया। और वो 30 रुपया ज्यादा क्यों लगा, एक नोटबुक खरीदने के कारण, तो एक नोटबुक का 30 रुपया होगा। अब यहां पे बैठा लीजिएगा तो 30 दिया 90 और 90 इसमें से घटाइएगा, यहां इस समीकरण 1 में आप रख लीजिएगा तो क्या कहिएगा, इसको 1 मानते हैं और 1 में y का मान आप रख दीजिएगा तो आपको क्या कहिएगा 2x और प्लस में 30 दिया 90 और बराबर में क्या कहे 220। अब यहां से 2x निकालिएगा तो 2x 130 आ जाएगा, फिर x निकाल लीजिएगा तो x आपका 65 आ गया, यानी पेन का दाम 65 और उसका दाम 30। अब इस दोनों का अनुपात आपसे पूछा गया 65:30, क्या करेंगे 65:30। अब काटा कुटी कर लीजिएगा, 5 से कटेगा तो ये 13 बार में और ये आपका कितना बार में 6 बार में। क्या अनुपात आएगा 13:6। कहां था 13:6, तो आपके ऑप्शन नंबर डी में क्या था 13:6। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, यहां ध्यान बना के रखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से नहीं बैठेगा। क्वेश्चन कहा गया ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है, यानी ए और बी की क्षमता का अनुपात क्या दिया गया है कि 3 गुना कुशल है, यानी क्षमता जो है उसका 1 है अगर बी का तो ए का क्षमता कितना होगा 3 होगा, यानी ए प्रत्येक दिन 3 काम करता होगा तो बी प्रत्येक दिन 1 काम करता होगा। ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया और 24 दिनों में कार्य समाप्त हो गया। ए अकेले इस कार्य को कैसे करता, और ए भी कैसे कार्य कर रहे हैं तो एकांतर दिनों में। अब एकांतर दिन कैसे काम करते, एकांतर दिन कहते किसको है, तो एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा, ऐसे काम होगा तो एकांतर दिन में काम होगा। और पहले दिन मानिए यदि ए आया है तो 3 काम करेगा और अगले दिन बी आया है तो वो 1 काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, तो आप कहिएगा 2 दिन में 4 काम होगा। 2 दिन में कितना काम 4 काम, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, तो 2 दिन में 4 काम। और काम कितना दिन में समाप्त हुआ है 24 दिन में, तो दोनों साइड 12 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24 दिन, और 24 दिन में कितना काम होगा 12 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 काम, यानी आपका 24 दिन में काम कितना हुआ होगा 48, यानी टोटल काम होगा कितना तो 48। अब इसी काम को ए अकेला करेगा, तो ए अकेला करेगा तो कितना समय लेगा, काम 48 था और ए का क्षमता है 3, तो कितना समय लग जाएगा 16 दिन। कहां है 16 दिन, आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या था 16 दिन। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। ये सब तो ऑप्शन देख के बनते हैं, इस सब में आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन को बना लीजिएगा। जब भी भिन्न के रूप में दिया हो पूछा गया आपसे उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी HCF क्या होगा, तो ऊपर वाले का आप HCF निकाल दिएगा। जो आपसे पूछेगा ना वो ऊपर वाले का यानी अंश का, ऊपर में जो होगा उसको अंश बोलते हैं, तो अंश का HCF, यानी जो पूछा जाए वो ऊपर वाले का और जो ना पूछा जाए वो नीचे वाले का। तो HCF पूछा है तो ऊपर वाले का HCF निकालिएगा 3 5 7 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF 1 होगा। और नीचे वाले का LCM निकालना है, 4 7 9 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो अब 4 7 9 12 का एलसीएम जो भी होगा ना वो 4 7 9 12 सबसे कटेगा। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कि कौन आप सबसे कट रहा है, तो आप ऑप्शन चेक करने आइएगा तो ये नीचे वाला 4 से तो कटा नहीं। अब इस ऑप्शन को चेक करने आइएगा तो यहां भी 4 से नहीं कटा। अब इस ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो ये 12 से नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। HCF ऊपर वाले का 1 और नीचे सबका एलसीएम निकालिएगा 4 7 9 12 का, तो 252 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है आज का आखिरी क्वेश्चन। एक छाता 80 रुपए में खरीदा जाता है और 68 रुपया में बेचा जाता है, हानि का प्रतिशत क्या होगा। 80 में खरीद के 68 में बेचे तो 12 का क्या हुआ हानि हुआ,
किस पर हानि हुआ, क्रयमूल्य 80 था और प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना। अब थोड़ा सा काटाकुटी खेलिएगा तो 20 चौके और 20 पंचे, फिर यहां काटिएगा 4 से तो 4 तिया और 5 तिया 15। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15%। कहां था 15%, ऑप्शन नंबर ए में क्या था, 15%। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त साथी के बीच क्लास को जरूर शेयर कीजिए, और इस क्लास में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।